नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 12th में हम एक नया चैप्टर परमाणु एटम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में एटम के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, जिसमें हम थॉमसन के परमाणु मॉडल को विस्तृत रूप से यहां पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर से 11वें चैप्टर तक के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। एक एक करके सभी टॉपिक्स को मैंने समझा दिया है। उनकी वीडियोज आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर एक एक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमारा नया चैप्टर है परमाणु एटम। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणुीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स होती क्या है, किसे कहेंगे। जैसा नाम है वैसी ही इसकी डेफिनेशन है। परमाणुीय भौतिकी के अंतर्गत परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है, परमाणु से रिलेटेड जो गुण है उनका अध्ययन हम एटॉमिक फिजिक्स में करेंगे। तो ये क्या है, परमाणुीय भौतिकी किसे कहेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणु की संरचना, सिद्धांत, विभिन्न मॉडल और परमाणु से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम परमाणुीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स कहेंगे। तो डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं, क्या है परिभाषा। देखिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें परमाणु की संरचना, कोमा मॉडल, परमाणु के विभिन्न मॉडल व गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, परमाणुीय भौतिकी कहलाती है। परमाणुीय भौतिकी कहलाती है। ओके, तो देखिए जिसमें हम परमाणु की संरचना, परमाणु से रिलेटेड जो मॉडल हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में अध्ययन हम परमाणुीय भौतिकी के अंतर्गत करेंगे। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि परमाणु होता क्या है। तो देखिए, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका आगे विभाजन पॉसिबल नहीं है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो, परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। तो ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसका हम आगे विभाजन नहीं कर सकते। तो परमाणु की सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, यदि आप पदार्थ के टुकड़े करते जाएंगे, अंत में हमारे पास में जो सबसे छोटा टुकड़ा बचेगा जिसको हम परमाणु कहेंगे, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो। आ गई बात समझ में? तो उसको हम परमाणु कहेंगे। क्या कहा जाएगा? परमाणु कहा जाएगा। तो देखिए परमाणु की परिभाषा क्या है। परमाणु, एटम, इसकी जो डेफिनेशन है वो जॉन डाल्टन के परमाणु मॉडल से हमें प्राप्त होती है,
जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु का एक मॉडल दिया। उन्होंने ये कहा कि पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई है जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो, परमाणु कहलाता है। तो परमाणु की जो डेफिनेशन है वो जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 में दिए गए परमाणु मॉडल से हमें प्राप्त होती है। डेफिनेशन में आपके सामने पुट करने जा रहा हूं कि पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो, इसका आगे विभाजन संभव नहीं हो तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो। परमाणु कहलाता है। तो पदार्थ की जो छोटी से छोटी इकाई है जिसका आगे हम विभाजन नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं परमाणु। उसी को हम क्या कहेंगे? परमाणु। तो पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जिसका आगे विभाजन पॉसिबल नहीं हो, तो और जो केमिकल रिएक्शंस होती उनके अंदर पार्टिसिपेट करता हो, तो उसको हम परमाणु कहेंगे, एटम कहा जाएगा। क्लियर? मैं यहां पर बात करता हूं अणु, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो देखिए, मॉलिक्यूल परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। ये भी एक तरीके से पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हो, जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो, बस सबसे छोटा पार्ट जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो उसी को हम परमाणुओं से मिलकर बनते, उसी को हम अणु कहते हैं। चलिए मैं अणु की डेफिनेशन भी आपके सामने पुट कर देता हूं। क्या है अणु? इसको हम अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। देखिए क्या है, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो, जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो, इसका आगे विभाजन संभव नहीं हो। देखो अभी तक तो ये जो डेफिनेशन है वो एटम जैसी ही है, तथा अब यहां से थोड़ा सा इसमें चेंजेज आएगा, तथा जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता हो, स्वतंत्र अवस्था में जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता हो, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता हो, अणु कहलाता है। क्या कहलाएगा? अणु, अणु कहलाता है। ओके, देखिए जो अणु है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बनेंगे? परमाणुओं से मिलकर बनेंगे। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर
बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये जो अणु है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु की जो रियल में जो संरचना होती है, एक बार मैं वो आपके सामने रख देता हूं, जिससे हमारे को ये पता चल जाएगा कि कौन सा मॉडल सही है, कौन सा मॉडल गलत है। मैं यहां पर एक परमाणु का निर्माण कर रहा हूं। ये हमारे पास में उस परमाणु का नाभिक है। देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये हमारे पास में है नाभिक। ये बहुत ही छोटा सा क्षेत्र होता है, न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं। इसमें दो टाइप के कण रहते हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। ये जो पी जिसको हमने प्रोटॉन कहा है, क्या कहा है, आगे चलकर हम इनका अध्ययन तो करेंगे ही, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं। प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन है इसके बारे में मैं आपके सामने जानकारी पुट कर रहा हूं। ये एक धनावेशित कण है जो कि कहां पाया जाता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है। कैसा कण है, धनावेशित। इसका जो आवेश होता 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का इसके ऊपर आवेश होता है। इसका द्रव्यमान है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। यह तो है प्रोटॉन जो कि नाभिक के अंदर पाया जाता है। मैं यहां पर बात करता हूं न्यूट्रॉन के बारे में। तो ये जो न्यूट्रॉन है ये एक उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन कैसा कण है, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। उदासीन कण है, इसका मतलब है इसके ऊपर कुल आवेश शून्य है। इस पर कुल आवेश कितना है, शून्य है। आवेश इसके ऊपर कितना होगा, 0। इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान है मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, हालांकि थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो किसी भी परमाणु का जो मोस्टली, ये अपने पास में परमाणु है, परमाणु एक गोले के रूप में होता है। इसकी जो साइज होती है वो 10 की घात -10 मीटर की कोटि की होती है। परमाणु खुद उदासीन होता है। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित कक्षाएं हैं अपने पास में, फिक्स है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ये ऋणावेशित कण होंगे। कैसे कण होंगे, ऋणावेशित कण। प्रोटॉन जितना ही आवेश होता है लेकिन नेगेटिव में होता है। लेकिन किस में होगा, नेगेटिव में। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसका जो द्रव्यमान होता वो काफी कम होता। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो काफी कम द्रव्यमान होता है। ओके, द्रव्यमान क्या होगा, काफी कम होगा। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना कम द्रव्यमान होता है। ये तो मैंने बेसिक जानकारी किसी भी एटम के बारे में आपके सामने रख दी है। अब देखिए, परमाणु के बारे में विभिन्न वैज्ञानिक ने शोध किया और अपने उस हिसाब से, शोध के हिसाब से उन्होंने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने परमाणु का मॉडल दिया और परमाणु की डेफिनेशन वहीं से हमें प्राप्त होती है। उसके पश्चात जे थॉमसन के द्वारा परमाणु के बारे में एक मॉडल दिया गया। उस मॉडल का हम यहां पर विस्तृत अध्ययन करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, ये जो मॉडल है वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, जे थॉमसन के द्वारा। देखिए इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की। इन्होंने किसकी खोज की, जे थॉमसन को ही इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है।
इलेक्ट्रॉन की खोज इन्हीं के द्वारा हुई थी 1897 में। कब खोज हुई? 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो 1898 ईस्वी में इन्होंने ये मॉडल दिया। कई बुक्स में ये आपको 1905 भी मिलेगा। जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें अलग मिलने वाला है, और जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, पुरानी जो बुक्स हैं उनमें अलग मिलने वाला है। तो 1905 कई में मिल जाने वाला है, तो कईयों में 1898 मिलेगा। तो इसमें डेट में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो मॉडल है ये क्या कहता है। इन्होंने ये कहा कि जो परमाणु है वो 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक गोला है, जिसमें धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है, और जो ऋणावेश है वो बीच बीच में मौजूद होते हैं। ये इस मॉडल का मुख्य बिंदु है, जो कि मैं आपके सामने अभी रख देता हूं। डायग्राम के जरिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इन्होंने ये कहा कि जो परमाणु हैं वो इस तरीके से हैं, और परमाणु के अंदर सारा का सारा ऐसे ऐसे है परमाणु, और इसमें संपूर्ण द्रव्यमान, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, और जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो बीच बीच में मौजूद रहेंगे, बीच बीच के अंदर इस तरीके से मौजूद रहने वाले हैं। इस तरीके से बीच बीच में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद रहेंगे। ये कहता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। इन्होंने ये इसको परमाणु कहा, और परमाणु के बारे में और क्या क्या कहा उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इन्होंने ये कहा कि जो परमाणु है वो 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक गोला होता है, जिसमें धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, इसको इन्होंने धनावेश कहा। क्या कहा? धनावेश। और ये जो आप देख रहे हैं इसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा, कि जो कि बीच बीच के अंदर मौजूद होते हैं। ये बातें इन्होंने कही। चलिए इनको मैं एक एक करके आपके सामने पुट कर देता हूं। देखिए इस मॉडल के जो मुख्य बिंदु हैं, पहला जो बिंदु है वो क्या कहता है मॉडल के लिए? पहला जो बिंदु है कि परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का उदासीन गोला होता है, का उदासीन गोला होता है। एक महत्वपूर्ण लाइन है जिसमें हमारे को दो चीजें प्राप्त होती है। एक तो परमाणु का आकार, एक परमाणु की उदासीनता। परमाणु उदासीन होता है, परमाणु के आवेश के बारे में यहां से पता चलता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान एक समान रूप से पूरे परमाणु के अंदर वितरित होता है। देखिए ध्यान दीजिए, परमाणु का संपूर्ण धनावेश, संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान, धनावेश व द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से वितरित होता है। इसको भी आप समझ लें कि पूरा का पूरा जो गोला है बहुत छोटा गोला है, इसमें सारा का सारा जो धनावेश है वो पूरे गोले के अंदर मौजूद होता है। साथ में सारा का सारा जो द्रव्यमान है वो एक समान रूप से वितरित होता है। अब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में मौजूद होते हैं, जैसे तरबूज में बीज। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। चलिए यहां पर ध्यान देंगे। धनावेश संपूर्ण में हो गया। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन
ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में मौजूद होते हैं, बीच बीच में मौजूद होते हैं। किस तरीके से मौजूद होते हैं? तरबूज में बीज की तरह, तरबूज में बीज की तरह, बीज की तरह। जैसे तरबूज के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं, वो बीच बीच में मौजूद होते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमाणु के अंदर जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी बीच बीच में मौजूद रहेंगे। ओके, ये मॉडल करा। इसी वजह से एक फल होता है प्लम नाम से, तो उसके आधार पर ही इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को और क्या कहा जाता है? इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। कि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्या है? तो देखिए, प्लम एक फल है जो कि तरबूज की तरह ही होता है, और उसमें जो बीज है वो तरबूज की भांति बीच बीच में उपस्थित होते हैं। तो तरबूज का सारा जो हिस्सा है वो तो है धनावेश, बीज है वो है ऋणावेश। ठीक है, हम ये भी ले सकते हैं जो लड्डू होते हैं वो बूंदी से मिलकर बने होते हैं, तो उसमें दो तरीके की बूंदी के रंग होते हैं। एक पीले रंग की बूंदी जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, वो तो है धनावेश, और बीच बीच में लाल रंग की बूंदी भी होती है। तो वो जो लाल रंग की बूंदी लड्डू के अंदर मौजूद है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को बताती है। तो एक लड्डू जो कि एक धनावेशित गोला है और बीच बीच में जो लाल बूंदी है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। तो इनके जो मॉडल है उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस तरीके का मॉडल है। दो और महत्वपूर्ण बातें आप यहां पर देखेंगे कि जब हम किसी परमाणु को गर्म करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। उसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाएंगे। एक देखिए, ये जब परमाणु को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर क्या किया जा सकता है? परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वो आयनित हो जाता है। कैसा हो जाएगा? आयनित हो जाएगा। गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर वो क्या हो जाता है? ऋणावेश बाहर निकल जाएगा तो वो धनावेशित हो जाता है, आयनित अवस्था में आ जाता है। और गर्म करने पर या ऊर्जा देने पर वो कंपन भी करेगा, जिससे कंपन करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। चलिए मैं एक एक करके इन बिंदुओं को आपके सामने रख देता हूं। क्या है? देखिए, इसी परमाणु मॉडल से रिलेटेड ही है कि परमाणु को गर्म करने पर, परमाणु को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अब देखिए, इसको मैं अलग अलग तरीके से कह रहा हूं। गर्म करने पर, इसके स्थान पर आपको मिल सकता है ऊर्जा देने पर। ऊर्जा देने पर, ऊर्जा देने पर यह मॉडल ये कहता है कि उसमें मौजूद ऊर्जा देने पर या गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन कंपन करते हुए परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। कंपन करते हुए परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। और देखिए, जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं
तो क्या होगा, परमाणु से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तब परमाणु आयनित अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर, इलेक्ट्रॉन निकलने पर, इलेक्ट्रॉन निकलने पर परमाणु आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है। इसका मतलब भी आप समझे यहां पर कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब है कि ऋणावेश निकल रहा है। कौन बाहर निकल रहा है, ऋणावेश बाहर निकल रहा है। और जब ऋणावेश निकलेगा तो जो परमाणु है वो धनावेशित हो जाएगा। कैसा आवेश आएगा उस पर, धनावेश आएगा। ओके, इस वाले स्टेटमेंट को भी आप अच्छे से समझ लेवें, क्लियर कर लेवें। अब देखिए, ये जो मॉडल है वो कौन कौन सी घटनाओं को समझा पाया, कौन कौन से तथ्यों को ये स्पष्ट कर पाया। तो इस मॉडल के द्वारा कौन कौन सी घटनाओं को समझा पाया, निम्न की व्याख्या की, निम्न की व्याख्या की। देखो किन किन चीजों की इन्होंने व्याख्या की। सबसे पहला जो बिंदु है वो है गैसों का आयनीकरण। भाई गैसें आयनित हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसका उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। गैसों को यदि आप ऊर्जा देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के कारण से जो परमाणु है या जो गैस के परमाणु हैं वो आयनित अवस्था में आ जाएंगे। ये जो मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व को बताता है। स्थायित्व क्यों बताता है, क्योंकि ये मॉडल ये कहता है कि जितना इसमें धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, और जो धनावेश है वो एक समान रूप से वितरित होते हैं, ऋणावेश बीच बीच में मौजूद होते हैं। तो ये परमाणु के स्थायित्व की चर्चा करता है। इसके अलावा तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन का मतलब हो गया है, वैसे ये जो डेफिनेशन है वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, इसको आप समझ लें। तापायनिक उत्सर्जन का मतलब है जब किसी पदार्थ को, मैटर को गर्म करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और अभी अभी मैंने आपको समझाया कि जब किसी परमाणु को ऊर्जा देते हैं या गर्म करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो इस मॉडल के द्वारा तापायनिक उत्सर्जन को अच्छे से समझाया जा सका। इसके बाद में है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में भी थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो हेल्प करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्सर्जन में भी, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन भी इसके जरिए हम समझा सकते हैं। अब इनकी तो व्याख्या की, लेकिन इस मॉडल की कुछ कमियां भी रही है। कुछ कमियां मैं आपके सामने रख देता हूं। थॉमसन मॉडल की कमियां, थॉमसन मॉडल की कमियां, थॉमसन मॉडल की कौन कौन सी कमियां रही है। चलिए देखिए, पहली जो कमी है, मुख्य जो कमी है, ये है कि परमाणुीय जो स्पेक्ट्रम है इसके बारे में ये मॉडल कुछ भी नहीं समझा पाया। परमाणुीय जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में तो मोस्टली जो मॉडल है वो नहीं समझा पाए। अंत में जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेक्ट्रम है वो केवल बोर मॉडल द्वारा समझाया गया। आगे हम पढ़ेंगे, उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो परमाणुीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया पाया। परमाणुीय स्पेक्ट्रम
परमाणुवीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। ठीक है। दूसरा क्या है कि देखिए इसके बाद में रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग आ जाता है, उस घटना को भी इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को भी नहीं समझाया जा सका। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को भी इस मॉडल नहीं समझा पाए, नहीं समझा पाए। तो ये कुछ कमियां हैं जो कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा हमें इन घटनाओं को, परमाणु स्पेक्ट्रम या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझा पाए। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने परमाणु की डेफिनेशन पढ़ी, अणु की पढ़ी और उसके पश्चात थॉमसन के परमाणु मॉडल को विस्तृत देखा, इसकी चर्चा की। विद्यार्थियों यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या संपूर्ण सिलेबस से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स, देखिए हमारे जो हैंड रिटन नोट्स है वो लाजवाब है, उनकी आप कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते। मैं उनके बारे में कुछ भी कहूंगा तो सूर्य को मोमबत्ती दिखाने के बराबर होगा। आप जाइए देखिए हैंड रिटन नोट्स, और हमारे जो वीडियोज के कोर्स हैं वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएंगे। हमारी जो एप्लीकेशन है वो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, BCS एकेडमी। इसके अलावा आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमारी एप्लीकेशन की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से संबंधित टॉपिक लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।